Namaskar, good evening, and welcome to the sixth episode of Encounter with Alok, sponsored by Zozo DMC, which is a destination management based company in London and Scotland. आज हमारे पास जो मेहमान हैं और जो आने वाली हैं, उन्हें बेगूसराय की बेटी और चंपारण की बेटी कहा जाता है। तो हम स्वागत करते हैं अपने शो में चंदा झा जी का। नमस्कार चंदा जी, प्रणाम करता हूं नमस्कार आपको। आलोक जी। कैसी बहुत हैं? बहुत नमस्कार आपको। बस और आप बढ़िया है। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और बताइए, और घर में सब परिवार विवार सब सही? सभी भारत में रहने वाले और यूके में रहने वाले सभी परिवारजन सुरक्षित हैं और लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, यही कामना करते हैं। चंदा जी, मैं आपको शो के बारे में थोड़ा बता दूं। ये प्लेटफॉर्म बना है ताकि लोगों को एंटरटेन कर सकें और जो नॉलेज प्राप्त कर सकें जो हमारे गेस्ट आते हैं। तो इसमें 3 पार्ट होंगे, जो कि पहला पार्ट आपके बारे में जानेंगे, दूसरा पार्ट हम ट्रैवल के बारे में जानेंगे और तीसरा पार्ट होगा रैपिड फायर क्वेश्चन और क्लोजिंग स्टेटमेंट। आप देश और दुनिया को क्या बताना चाहेंगी? तो हम शुरुआत करें। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और एनकाउंटर विथ आलोक एपिसोड नंबर 6 में पहला सवाल जो चंदा जी से होगा, ये इनके परिवार के बारे में होगा। हम जानना चाहेंगे चंदा जी आपसे कि आपका परिवार, आप कितना सपोर्टिव रहा जब आप आई, आगे शादी करके आई, कौन कौन है परिवार में, और आपके डिजायर्ड गोल की तरफ जो आपकी महत्वाकांक्षा थी, जो आपको अचीव करना था, उसमें कितना योगदान रहा परिवार का? चंदा जी। आलोक जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली रही हूँ इस प्रसंग में कि मेरे परिवार और ससुराल, मेरा मेरा अपना फैमिली जहां मैं पैदा हुई और मेरा दूसरा परिवार जिसमें मैं ब्याह के गई, ये दोनों ही बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। मेरे पिताजी का, मेरे फादर का, जो कि एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, उनका आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यही मैं अपने निजी जीवन में फॉलो करती हूँ। जब कब कोई आपसे पूछता है कि आपका लाइफ में मंत्रा क्या है, तो मेरा मंत्रा यही है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आप सोच की उड़ान जितनी चाहे ऊंची रखिए, लेकिन हमेशा जमीनी स्तर पे ग्राउंडेड रहिए और जमीन से जुड़े रहिए। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक एकलौता भाई है जो डिफेंस में जॉब करते हैं। और आपको सुन के और भी प्रसन्नता होगी कि मेरे भाई की जो बेटर हाफ है, वो भी आर्मी से जुड़ी हुई हैं, वो भी आर्मी में कार्यरत हैं। तो मेरा अपना जो मायका साइड है वो डिफेंस बैकग्राउंड है। और जो मेरे ब्याह के बाद ससुराल पक्ष है, ससुर जी मेरे बीएसएनएल में कार्यरत थे, अब रिटायर्ड हैं। मेरी मदर इन लॉ, सासू माँ जो हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं और एक ननद, एक जेठ और मेरे हस्बैंड हैं। तो ननद जो है वो डॉक्टर हैं और उनकी शादी भी डॉक्टर फैमिली में ही हुई है। जेठ और जेठानी, वे दोनों भी डॉक्टर ही हैं। तो ससुराल पक्ष मोस्टली डॉक्टर साइड है, मायका डिफेंस की तरफ से है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से होना, पूरा देश आपको देख रहा है और सलाम ठोकता है इस बात पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपका सबसे अच्छा चीज लगा कि जो सोच है, हमें सोच रखनी चाहिए, सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग, दैट्स वेरी वेरी गुड। दूसरे प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। और आज का जो पूरा दुनिया में आज जो पैंडेमिक हुई है, कोरोना, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये डे टू डे लाइफ में आपके कैसे अफेक्ट कर रहा है, और क्या आपको भी अफेक्शन मिल रहे हैं इससे, लोगों से मतलब दूरियां बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है, मैं जानना चाहूंगा आपसे चंदा जी। पैंडेमिक के बारे में तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक विश्वव्यापी महामारी हो गई है और सभी इससे ग्रसित हैं, सभी इससे बहुत हद तक परेशान हैं, क्योंकि इसका कोई अभी तक आप
कोई उपाय नहीं निकल के आया है। वैक्सीन्स बन रहे हैं, थर्ड फेज में है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन वो कितना कारगर, हमेशा पॉजिटिव रह के सोचने की ही जरूरत है। लेकिन पैंडेमिक का ये कह सकते हैं कि लाइफ को रिस्ट्रिक्शन में ला दिया है। लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, आपका मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। जितना आप लोगों के साथ अपनापन महसूस करते थे, जुड़ते थे, डेली बेसिस पे उठना बैठना, दुख सुख बांटना, वो अब सब कुछ वर्चुअल चीज हो गई है। सब चीज वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है। हर चीज आपकी व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग और जूम पे ही है। तो आप कह सकते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में ही आजकल हम जी रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्चुअल वर्ल्ड में ही आजकल जी रहे हैं, बहुत सही। मैं जानना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको फ़ेसबुक पे भी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे एनजीओ से भी जितने भी आदमी हैं, उसमें जितने भी मदद होती है, चाहे यूके में हो, चाहे इंडिया में हो, आप आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस-किस सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब मैं स्कूल में थी तब मैं नेशनल सोशल सर्विसेज के साथ थी, और कॉलेज में भी मैंने इसी को आगे कंटिन्यू रखा। तो हर इंसान को अपने में थोड़ा कंपैशन रखना चाहिए। वो किसी भी फील्ड में आपके लाइफ के हो सकती है। जरूरी नहीं है कि गरीबों को खाना खिलाना या चैरिटी में पैसे देना। आप कैश काइंड अपने मेहनत से, हार्डवर्क से, किसी भी रूप में आप कंपैशन और लोगों की मदद कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब नेशनल सोशल सर्विसेज की तरफ से हमें कहा गया था कि आप कुछ अपनी तरफ से सोशल वर्क कीजिए। तो वीकली मैं 2 से 3 घंटे ब्लाइंड स्टूडेंट्स को दिया करती थी, उनको पढ़ने में मदद करती थी। और जब उनके परीक्षा के समय होते थे, उनके एग्जामिनेशन के समय होता था, तब मैं उनके लिए राइटर का काम करती थी। हमारा जो कॉलेज था वो मेन स्ट्रीम कॉलेज था, उसमें ब्रेल लिपि समझने वाले शिक्षक ज्यादा नहीं थे। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर नॉर्मल फॉर्मेट में होता था और मैं एज अ राइटर उनकी मदद करती थी। आज के सिनारियो में इस विवाह के बाद से मैंने यहाँ पर मैं जो डेफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए मैं हर महीने अपने अकाउंट से डायरेक्ट जो चैरिटी होता है उसके लिए मैंने अपना अकाउंट सेटअप किया हुआ है। इसके अलावा मैं स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है। तो मैं स्पेशल नीड्स के बच्चे जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, उनके साथ काम करती हूँ, और बहुत ही अनकंडीशनल लव मुझे उनसे मिलता है। क्योंकि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, उनका कन्वे करने का माध्यम, उनकी भाषा जो होती है, वो जेस्चर जो होता है, वो शब्दों में नहीं बयान करके वो अपने आप कह सकते हैं हरकतों से बयान करते हैं। मतलब वो आपको हग करते हैं, वो आप जिस दिन नहीं जाते हैं आपको मिस करते हैं। तो ये स्पेशल नीड्स की बात हुई। इंडिया से रिलेटेड इस पैंडेमिक में, क्योंकि मैं बेगूसराय में ब्याही गई हूँ, मैं बेगूसराय की बहू हूँ, तो यहाँ से यथासंभव जो भी हमसे बन पड़ा, हमने वहां पर, हमारे एक परिचित हैं रजनीकांत पाठक जी, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं। उनके साथ जुड़कर उनके मुहिम में, वो एक मुहिम चला रहे थे जिसका नाम था मैं बेगूसराय का बेटा हूँ। इस मुहिम में जुड़कर हमने पैंडेमिक में जो गरीब लोग हैं उन्हें राशन पहुंचाना, सूखा राशन पहुंचाना, उनके जरूरत की चीजों को उन तक उपलब्ध करवाना, इस तरह मदद की है। बहुत बढ़िया। मैं इस माध्यम से पाठक जी को प्रणाम करना चाहूँगा और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो बिहार से हैं, जो इंडिया से हैं, प्लीज़ पाठक जी की मुहिम में उनका साथ दें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा चंदा जी, ये बहुत अच्छी प्रेरणा आप जो भी कर रही हैं, कहाँ से मिलती है सबसे पहले। लेकिन आपको ये इस माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जिस रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ हूँ, जो मैं चेन ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट चलाता हूँ, उस इंडियन रेस्टोरेंट में पूरे यूनाइटेड किंगडम में हमारा ही एक मात्र ऐसा रेस्टोरेंट है जो ब्रेल मेन्यू करता है। तो हम वी आर वेरी वेल कनेक्टेड टू आरएनआईबी, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड। तो पूरे यूनाइटेड किंगडम में अगर खोज लें किसी इंडियन रेस्टोरेंट में तो आपको ब्रेल मेन्यू नहीं मिलेगा, लेकिन
ग्लासगो इंडियन कामा सूत्रा रेस्टोरेंट में आपको ब्रिल मेन्यू मिलेगा। बहुत बढ़िया। न ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है, क्योंकि जो नेत्रहीन लोग होते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है और हमेशा उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है मेन्यू पढ़ने में। तो जी, जी, क्योंकि मेन्यू आपका ब्रेल में है, ये एक जी। बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रणाम। बहुत, बहुत अच्छा। मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने कहा, अभी ज़िक्र किया कि आप गिफ्टेड चिल्ड्रन के साथ काम करती हैं, तो मुझे ये पूछने मतलब एक पर्सनल सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कभी दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि ये तो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, भगवान भगवान की देन है, लेकिन आपको कभी-कभी दिक्कतें फेस करनी होती हैं? क्योंकि जब आपने बताया कि इनका अफेक्शन जो है आपको हर चीज़ से उबार देता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि दिक्कतें क्या-क्या आती हैं इनमें? आलोक जी, जब इनके साथ आप जुड़ते हैं, तो इनके स्तर पे आपको इनके साथ अफेक्शन आपको अपना शो करना होता है। ये बच्चे जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं। इन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता है। इनको बस आप जितना प्यार, जितना अपनापन, जितना केयर, जितना अटेंशन दे सके, ये अटेंशन के भूखे हैं, ये प्यार के भूखे हैं। और क्योंकि इनके पास कभी-कभार क्योंकि ये बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जो चीज़ें इनकी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा-सा इनका सोचने समझने का शक्ति कम होता है, तो ये समझते ज़रूर हैं, इनको महसूस सब चीज़ होता है, सिर्फ कन्वे करने का तरीका इनका डिफरेंट होता है। तो आप जब स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए आप एक अलग सा कोर्स करते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि इन बच्चों के साथ आप किस तरह व्यवहार करें, आप किस तरह इनके लेवल के हिसाब से सोचें, किस तरह अटेंशन दें। तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो जब आप इनके साथ जुड़ते हैं, तो दिक्कतें यही आती हैं कि इन बच्चों का मूड थोड़ा-सा आप कह सकते हैं हर दिन डिफरेंट होता है। बहुत तो बढ़िया। आपको अपने उनके मूड के हिसाब से खुद को ढालना होता है। जिस दिन लगे कि आज थोड़ा ज़िद ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप उनकी ज़िद को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। अपना मतलब अपने जो टेक्निक्स हैं, आपको जो सिखाया गया है, उसको काम में लाइए और उन बच्चों का मूड और बेहतर करने में उनकी मदद करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी एक दोस्त है, मुझे अपनी दोस्त का याद आ गया, वो भी ग्लासगो में ही है, निष्ठा सिंह। वो वो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन के साथ काम करती है, तो मैं अब समझ रहा हूँ जब आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं एक और चीज़ मैं आलोक जी जी, इसमें जोड़ना चाहूँगी जी, कि इन बच्चों के साथ काम करने में आपको बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ काम करने में भी इसी तरह की दिक्कत आती है, लेकिन इन बच्चों के साथ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंट होना पड़ता है। आपको हाँ, एक्स्ट्रा संयम दिखाना पड़ता है। आपको अपना सब चीज़ भूल कर बस इसी तरफ ध्यान केंद्रित करना होता है कि इनकी बेहतरी किस चीज़ में है, ये कैसे बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और लाइफ में आगे बढ़े। वाह चंदा जी, वाह! कितनी अच्छी सोच और बहुत बड़ी सोच, इस चीज़ को मैं कहूँगा बहुत बड़ी सोच है ये। मैं कह रहा था कि निष्ठा सिंह की याद आ गई मुझे, क्योंकि निष्ठा भी स्पेशल बच्चों के साथ काम करती है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि गिफ्टेड बच्चे क्या हैं। सही में आपके माध्यम से मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ। मैं निष्ठा को ज़रूर आज फ़ोन करके बात करूँगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सुन के। अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप वैसे बेगूसराय की बहू हैं और चंपारण की बेटी, मैं तो कहूँगा कि आप बिहार की बेटी हैं। तो मैं बिल्कुल। जानना चाहूँगा कि बिहार को हम कैसे कनेक्ट करें यूके से? क्या होना चाहिए? क्या सोच है आपकी इस पे? अम, भारत के जो नक्शे पे तो बिहार दिन-ब-दिन उभर के आ ही रहा है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ सभी को इस बारे में जानकारी है कि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और जितने भी आप कह सकते हैं कि ब्रेनी लोग हैं, वो बिहार से आते हैं। कितने नामी लोग हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, शेखर सुमन जी हैं, हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी बिहार से थे। तो बिहार आप कह सकते हैं कि टैलेंट का खान है, लेकिन इसी टैलेंट को आप किस तरह बेहतर तरीके से आप उनको दुनिया के नक्शे पे ला सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि
हर हर जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है वो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम तलाशता है। तो उनको वो प्लेटफॉर्म और वो माध्यम, अगर ईश्वर ने हमें आपको अगर इस लायक इसलिए सक्षम बनाया है, तो क्यों ना हम उनकी मदद करें। जिस भी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, तो छोटे माध्यम से ही शुरू करके मैं जिस बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ, नक्काशी से, तो वहां पर मैं महिलाओं के जो परिधान होते हैं, कपड़े हैं, साड़ियां हैं, ये सब जो है इनका मैं यूके में लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो ब्रिटिश हैं वो भी जाने कि बिहार कोई स्टेट है इंडिया में जहाँ से ये मधुबनी पेंटेड साड़ियां आती हैं, हैंड पेंटेड, जिनको बनाने में 1 से 2 महीने का भी समय लग जाता है। बहुत पेशेंटली ये कार्य किया जाता है। हर बहुत बारीक इसका जो कारीगरी जो है बहुत बारीक है, और ये सब हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो ट्रेंड लोग हैं, जो निपुण है इस कला में, वही करते हैं। तो सिल्क की साड़ियों पे, जेंट्स के सिल्क कुर्तों पे, बच्चों के कपड़ों पे आजकल मधुबनी पेंटिंग, आप मधुबनी पेंटेड मास्क जो है वो इतना ज्यादा प्रचार में है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में, वो ये मधुबनी पेंटेड मास्क, क्योंकि एक तो प्लेन मास्क जो है वो बहुत ही डल और बोरिंग दिखता है, तो उस जी। पे अगर मधुबनी पेंटिंग कर दी जाए तो वो और खूबसूरत हो जाता है। कभी कभार आपके कपड़ों से मैच करता हुआ होता है। तो इस तरह ये कला हम दुनिया भर में फैला सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा चीज़, सच बताऊँ तो मैं बिलॉन्ग वहीं से करता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम थी ये चीज़ें, और मैं यहाँ बहुत बहुत पहले ही यहाँ यूके में आ चुका था, तो मुझे थोड़ा एक होता है ना, लेकिन रूट से नहीं कटे हैं। घर जाता था, गाँव जाता था, लेकिन जानने को आज इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिले, आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू। अब मूव करते हैं हम सेकंड राउंड में। पहला राउंड मैं आपको पूरे 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला, और गिफ्टेड बहुत चाइल्ड की धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद। और मैं आपको इस माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में एक सोच आया जब आप बता रही थी, मैं एक स्पेशल शो करूंगा, इसी इसी प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल शो करूंगा, जिसमें आपको आमंत्रण करूंगा, निष्ठा को आमंत्रण दूंगा, और 2-3 और लोग हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जाने क्या होता है, क्या नहीं, स्पेशल चाइल्ड के साथ जो बॉन्डिंग होती है, कैसी होती है, और लोग उन्हें प्यार करें, प्रेरणा मिले लोगों को। थैंक यू। वी मूव टू सेकंड राउंड नाउ। दूसरे राउंड पे चलते हैं, जो कि ट्रैवल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है वर्ल्ड में, और क्यों है? तो ये 2008-9 की बात है आलोक जी की जी। उस टाइम पे बेटा मेरा 1.5 साल का था, और हम सिंगापुर में थे। तो क्योंकि उसका जन्मदिन जो कि यहाँ के यूके के बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को होता है, तो हमने सोचा कि हम सिंगापुर में हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाया जाए, जहाँ बच्चा भी एंजॉय करे और हमें भी थोड़ा समय मिले कि हम आसपास की दुनिया, जब आप बच्चा छोटा रहता है तो आपका सारा ध्यान छोटे बच्चे की तरफ ही रहता है, लेकिन उसका जन्मदिन मनाना, नया साल मतलब मनाना, ये सब चीज दिमाग में रखते हुए हम लोग फिफी आइलैंड गए थे, जो कि वाह। सिंगापुर से बहुत ही पास माना जाता है। और क्योंकि वो आइलैंड था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि समुंदर, पानी, रेत, ये सब चीज बच्चों को भी बहुत प्रिय है, और आप खुद भी जाके वहां पे रिलैक्स महसूस करते हैं। वहां पे बहुत वार्म वेलकम हम लोग का हुआ था, और मेरे बेटे देवांश का जन्मदिन बहुत, उसका सेकंड जन्मदिन बहुत अच्छे से वहां मनाया गया। ऑल्दो फैमिली के नाम पे हम 3 ही लोग थे, लेकिन फिर भी हमने काफी अपने आप में ही एंजॉय किया। तो फिफी की यादें अब भी मेरे दिमाग में ताजा हैं। वाह। अब आपके बेटे का जन्मदिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि 26 जनवरी है, 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के दिन, इट्स माय फेवरेट डे, क्योंकि मैं एक ही दिन साल में शॉपिंग करता हूँ, वो 26 दिसंबर ही है। जोर शोर से लोग शॉपिंग करते हैं, और जी, उस दिन जी, जी। बहुत अच्छा सबको डील मिलता है।
अरे मैं आपको बता दूं, पहले 2004-5 में तो हम लोग सुबह-सुबह 5-5 बजे से 5 लाइन बजे लगा देते लाइन थे। लगाते थे। अब जी। धीरे-धीरे अब अब जब आप सब कुछ वर्चुअल हो गया है तो ऑनलाइन जी, आप चीज़ें मँगवा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप बिहार से हैं और बिहार की बातें भी हो रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर बिहार में किसी जगह को हम प्रमोट करना चाहें, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी बिहार गवर्नमेंट को? और आप एज़ अ टूरिस्ट, बिहार एज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे फ़ोकस करना चाहेंगी? और क्या बताना चाहेंगी लोगों को कि बिहार के अंतर्गत क्या है? बिहार अपने आप में आप कह सकते हैं कोई अजूबा नहीं है, एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं। उनसे आप जितना संपर्क बढ़ाएँगे वो उतना ही प्रेम से आपके साथ जुड़ते हैं। अ, बहुत निस्वार्थ लोग होते हैं वहाँ के, इसलिए ये सब कहना मेरे लिए आसान होगा या लोग इसको कहेंगे कि क्योंकि मैं उस प्रदेश को बिलॉन्ग करती हूँ, इस वजह से मैं तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है कि बिहार क्या है? बिहार के लोग तो जो मीठे हैं ही, वहाँ का खान-पान भी उतना ही मीठा है। दिन की शुरुआत जो आप नाश्ता जो होता है, जलपान बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो जलपान आपका चूड़ा-दही से होता है और जो दिन भर आपके पेट को और दिमाग को ठंडा रखता है। दिन दिन का जो भोजन होता है, वो आप दाल-चावल तरह-तरह के जो पकौड़े होते हैं जिनको बिहारी भाषा में तरुआ कहा जाता है, वो बहुत चाव से लोग खाते हैं। तो दाल-भात, आलू का भुजिया, तरुआ चोखा जो कि कुछ लोग उसको सन्ना भी कहते हैं, आलू का चोखा। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही लाइट खाना है। किसी भी समय आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आलू हर घर में उपलब्ध रहता है, तो आप कभी भी सरसों का तेल है जो बिहारी लोग बहुत चाव से खाते हैं। बिहारी खाना जो है वो उसके आसपास के जो राज्य हैं बंगाल और उड़ीसा, वहाँ के खान-पान से भी बहुत मिलता-जुलता है। रात में आप रात का खाना अगर ले लें, तो लोग पूरी चावल का खीर और आलू गोभी की सब्जी, इस तरह का खाना बहुत सिंपल खाना खाते हैं लोग, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। घर के बने हुए घर घर के सिलवट्टे पे पिसा हुआ मसाला होता है। तो ऐसे आप मतलब अगर बात करने जाएँगे तो बहुत एक्सोटिक या बहुत ही लग्ज़री वाली चीज़ें नहीं होंगी, सिंपल खाना होगा, लेकिन वो आपके टेस्ट बड्स को बहुत ही अ, आप कह सकते हैं कि आपको पसंद आता है खाना। तो ये हो गया बिहारी खाना और टूरिज़्म के आपको हिसाब से आपको रोकना चाहूँगा कि बिहार की बात हो और लिट्टी-चोखे की बात ना हो, तो बात लिट्टी ना के हो। बारे में बताइए प्लीज़, लिट्टी के बारे में बताइए। लिट्टी जो है वो अब देश और दुनिया में बहुत ही आप मुँह से अगर किसी को कहेंगे बिहारी तो लिट्टी चोखे की बात निकलनी ही है। तो लिट्टी चोखा अपने आप में आप उसको स्नैक्स में खा सकते हैं, आप डिनर, लंच किसी भी वक़्त खा सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आजकल उसको बेक भी किया जा रहा है। आप उसको स्टीम कर सकते हैं, तल सकते हैं, तो वेरियस तरीके से आप उसको खा सकते हैं और इक्वली एन्जॉय करते हो और उसमें मात्र कुछ गिने-चुने इंग्रीडिएंट से बन जाता है और बहुत ही ये मेन्यू रेस्टोरेंट मेन्यू में रखने वाला डिश मेरे ख्याल से है और हम मैथिल लोग हम जो मैथिल बिहार में जो मैथिल लोग हैं उनका माछ भात के बिना हम लोग का आप कह सकते हैं कि कौर उठता नहीं है, खाना उठता नहीं है। तो माछ भात हम लोग का एक बहुत ही पसंदीदा खाना है। बहुत बढ़िया। आप जैसे आपने कहा कि लिट्टी चोखा को मेन्यू में डालना चाहिए। मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करता डालूँगा या नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमें पूरे गोरों के टेस्ट बड के हिसाब से जी, हमें जी। करना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर प्रॉमिस करूँगा कि अगले बिहार दिवस पे मेरा लंदन वाला रेस्टोरेंट, उसमें एक दिन बिहारी दिवस का पूरा पूरा मतलब आयोजन उत्साह रहेगा। आयोजन रहेगा और लिट्टी चोखा का आमंत्रण सबको रहेगा। आप लिट्टी-चोखा कीजिए, आप चावल का खीर, मखाने का खीर कीजिए और वाह! साथ में जब सब कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो बिना पान के किसी गेस्ट को जाने मत दीजिए। वाह, वाह! वैसे मैं एक शेफ़ को ढूँढ रहा हूँ, आप अगर हम अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा। यू आर वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। अच्छा, हम मूव करते हैं, जैसे नहीं सॉरी, आप फिर ट्रैवल के बारे में भी कुछ बता रही थी, बिहार जी, में। तो जी, बिहार में जो देखने लायक या ऐसे पूरा बिहार ही अपने आप में कोई ना कोई मतलब ब्यूटी लिए हुए है। लेकिन आप पटना से अगर राजधानी, बिहार की राजधानी से शुरुआत करें, तो पटना अपने आप में बहुत ही देखने लायक जगह है। उनके आसपास सासाराम हो गया, जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। वाह! और ये सारी जगह जो है, ये अपने आप में, गया जो है, पटना के पास गया है, वो भी बहुत ही सुंदर और देखने लायक रमणीय स्थान है। बिहार में बहुत सारे, दरभंगा जो है वहां पर श्यामा माई मंदिर है। सहरसा जो है वहां पर बिहार में मंदिर की अपनी मतलब गाथा है। बहुत सुंदर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस लिए हुए है पूरा बिहार। तो जी, जी। जगह जगह घूम कर आप वहाँ का खाना एंजॉय कीजिए, जगहों को देखिए, लोगों से मिलिए। बिहार की जो मिठाइयाँ हैं वो भी अपने आप में बहुत ही, दूध की मिठाइयाँ ज्यादातर बिहार में खाई जाती है और पसंद की जाती है। जिसमें कि छेना जो होता है, यहाँ के ब्रिटिश लोग के समझाने के लिए हो तो कॉटेज चीज जिसे कहते हैं, जी, पनीर जो होता है, इनकी बनी हुई मिठाइयाँ बहुत शौक से खाई जाती है। बिहार का खाजा बहुत फेमस है। हर शादी ब्याह, लड़की के घर में गिफ्ट के तौर पे देने लेने सब में खाजा, खाया जाता है। मोतीचूर का लड्डू, ये सब जी, बहुत ही आजकल तो जो बिहारी पकवान बनाने वाले लोग हैं, वो और भी वैरायटी और वेरिएशन लेके आए हैं। परवल का मिठाई बनाते हैं, अरे परवल वाह! में छेना भर के। जी। और परवल का सब्जी जो होता है अपने आप में वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कटहल की सब्जी जो होती है वो बहुत स्वादिष्ट होती है। तो घूम फिरा के आप मतलब तीर्थों पे, जगहों पे घूमने जाइए, लेकिन आपका मेन अट्रैक्शन घूमना और खाना ही रहेगा। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेन अट्रैक्शन घूमना और खाना ही रहेगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, दूसरा राउंड भी आपने क्लियर आउट कर लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और अब हम मूव करेंगे अपने फाइनल राउंड में, जो कि है रैपिड फायर राउंड। अगर आप रेडी हो तो मुझे बताइएगा, जी, बिल्कुल। ठीक और है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये रैपिड फायर है। जी, बिल्कुल। तो पहला रैपिड फायर राउंड चंदा जी के लिए और पहला क्वेश्चन ये रहेगा, वेयर वुड यू गो इफ यू वर इनविजिबल? uh, being invisible in itself is quite exciting and a very enthusiastic thing. I would like to, for a day, if I, happen to be invisible, I would like to go in space and see how वाओ! the world looks from there, how India looks from there. वाओ! क्योंकि जब राकेश शर्मा गए थे तो वो बोले थे कि जी, सारे जहां से अच्छा जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। वाह! बहुत बढ़िया आंसर। इटालियन और चाइनीज? Italian. इटालियन। साड़ी और जीन्स? um, Sari is, my country's national wear, but I would be more comfortable wearing a jeans. ओके, It gives me more freedom, to work and यस, move यू आर राइट, about. यू आर राइट, गुड। वैसे आप साड़ी में आज बहुत अच्छी लग रही हैं चंदा जी। बहुत धन्यवाद आपका। व्हाट इज वन थिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू? ऐसी कौन सी एक चीज जो Um, करना चाहती थी? or any individual in this world comes with a purpose. So I just want to, make most of my being. I want to do something for my country, for my people. So yeah, that's it. I would like to do something for my country. वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट वाज योर फेवरेट बुक ग्रोइंग अप? Panchatantra tales, very interesting. ओह, बहुत बढ़िया। हम लोग भी देखते थे। बहुत बढ़िया। नाउ दिस वन इज वेरी एक्साइटिंग। हेट, लव, किल। सलमान, शाहरुख, अक्षय। I wouldn't say hate is very strong emotion, you can say, but I would like to kill Salman, and I would like to love Akshay. Very good, very good. Okay, so Shahrukh is saved. Okay. Who cooks better, you or your hubby? Um, Over the years, I feel that he has improved, but I would like to say that I enjoy my dishes more. Husband.
आप सोचिएगा इसके बाद। What is the craziest thing you have ever done? Oh, you'll be a little shocked to know this, but when I was a kid of 3 years old, when I was 3 years old, I inserted chiku seeds in my nostrils, Oh my and God. that was quite scary, and I had to be admitted in the hospital to Oh, to get it thanks. removed. Thanks to know about Chanda. Come on, guys. Say, okay. On scale of 1 to 10, how good cook are you? There's always room for improvement in any field, be it cooking, be it your daily life, but I would like to rate myself as 8 on 10. Oh, good. That's a good one. Yeah. Okay. Now the last question, and it's important question. What is the one thing you want the world to know? I would like to say that if you do good deeds always pay in your life, so always be Wow. good to people and keep doing good deeds. गुड डीड्स ऑलवेज पे वेरी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चीज बोली। तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि चंदा जी आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आई, इस पोडियम से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग सोचें कि हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो कर रही हैं हम लोग थोड़ा सा भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी। चंदा जी, आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है कि आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बस यही बोलना चाहूंगी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच दिया कि मैं खुलकर अपने बातें, जो ऑनेस्टली एक्चुअली ये सब मेरी दिल की बातें हैं, इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, ये सब मेरे दिल की बातें हैं। मैं दुनिया को बस यही बताना चाहूंगी कि आपने वो समझ, वो ईश्वर के लिए डर होना चाहिए कि आप जो जो भी कार्य करें, आपको कल को उस चीज के लिए पछतावा ना हो। तो जो भी कार्य, जो भी इंग्लिश में आप कहिए कि डीड्स करें, आप जो जो भी काम करें उनको इस चीज को दिमाग में रखते हुए करें कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, कभी किसी का कुछ बुरा ना करें। हमेशा कोशिश करें कि आपसे जितनी अच्छाई दुनिया में फैल सके, जितना आप प्यार बांट सके लोगों में, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। एंड इफ यू स्प्रेड लव, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। बहुत बढ़िया। इफ यू स्प्रेड लव, वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस टू लिव। बहुत बढ़िया चंदा जी, इसी के साथ ये आज का एपिसोड हम एंड करेंगे, और मैं चंदा जी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, थैंक यू करता हूं हमारे मंच पे आने के लिए। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच। लेट्स कनेक्ट नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू चंदा जी। Thank you so much, Alok ji, for getting in touch with me. Thank थैंक you. यू। थैंक यू।